Big Business Ideas. आंधियों के सामने कलंदर नहीं झुकता, टूटे जो तारा जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और बिजनेस के समंदर की लहरों से कैसे टकराना है, कैसे हर चुनौती का सामना करना है, इन सभी सवालों के जवाब के साथ शिल्पा भावना एक बार फिर से आ गई है आपके टेलीविजन डेस्टिनेशन पर, लेकर आपका अपना प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक हर कंपनी को अपनी नेट वर्थ के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बेहद ज़रूरी है। ये रूल 1 अप्रैल 2014 से हर व्यवसायी पर लागू होता है, फिर चाहे वो एक बड़ा व्यवसायी हो या एक छोटा MSME व्यवसायी हो। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सभी व्यवसायियों के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन बहुत से व्यवसायी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या तो एक ऑब्लिगेशन मानते हैं या फिर मानते हैं एक लायबिलिटी। क्या वाकई ये सच है, या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में भी हमारा साथ दे सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द ऑथर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिलेटेड बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हैव अ सीट। तो सर, शुरुआत वहीं से है हमारी, दैट बिजनेस इज नॉट फॉर 2 years, 5 years और 10 years। ये एक लाइफ टाइम की चीज़ होती है, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जाए? इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे रेट पे बढ़ रही है और हमारा जो GDP है वो इस पहले क्वार्टर का भी, इस साल के फाइनेंशियल ईयर का भी अच्छा रहा और पीछे भी अच्छा रहा, 7% के अराउंड चल रहा है। 2011 में यदि हमारे यहाँ 36 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, तो आज 24 करोड़ लोग रह गए बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन मैं ये नहीं कहता है सफिशिएंट है। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो हमारे यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन तो कोई होना ही नहीं चाहिए। मतलब हंगर से तो हमें छूट मिलनी चाहिए, कोई आदमी भूखा ना सोए, जरूरी है हमारे देश के लिए। और आपको लगता है कि बिजनेस इसमें एक बहुत ही बड़ा और अच्छा रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है। एक्चुअली बिजनेस का मतलब ही ये है। और जब हम बात करते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस, कि बिजनेस 2, 5, 10 साल या लाइफ टाइम के लिए लिया जाता है, मैं कहता हूँ नहीं, बिजनेस चालू किया जाता है जनरेशंस के लिए जी। तो यदि उस प्रोस्पेक्टिव में आप देखेंगे कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो उसमें फिर 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जी। सबसे पहली होती है पीपल, लोग, दूसरा होता है प्लेनेट, और तीसरे नंबर पे आता है प्रॉफिट। नॉर्मल आदमी की सोच होती है सस्टेनेबल का मतलब हो गया कि मैं कोशिश करूंगा कि अपना बिजनेस ऐसे बनाऊंगा, प्लांट ऐसे लूंगा जो 20 साल चले, फिर रिप्लेसमेंट के लिए एक फंड बना दूंगा, रिप्लेस हो जाए, लेबर अच्छी रखूंगा, कुछ ऐसा फंड रखूंगा लॉस हो जाए तो कवर हो जाए। दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखें तो इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा। आज ही हम नेचर से सब कुछ ले लेंगे तो कल हमारी जनरेशन के लिए क्या बचेगा, वो कहाँ बिजनेस लगाएंगे। उसके बाद लोगों को देखना है कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी का सबसे गरीब व्यक्ति है, मतलब जिसको गरीब कहना भी ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आज तक, उसका ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे ही हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है जो भी सोसाइटी में है, क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो हमें देती है लाइसेंस टू ऑपरेट। आप ऑपरेट इसीलिए कर पा रहे हैं कि समाज ने एक व्यवस्था वैसी बनाई है और आपको वो काम करने दे रहे हैं। आपका स्टूडियो इसलिए चल रहा है कि आपको सोसाइटी कुछ नहीं करी। तो इसलिए सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब कि आप तीनों चीजों का ध्यान रखें, पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। हम लोग पिछले कुछ सालों से एक नाम सुन रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा चलन में है आजकल, लेकिन इसकी सही डेफिनेशन किसी को नहीं पता। तो मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि CSR बेसिकली है क्या। देखिए, अभी जो मैंने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बात की, उसमें जो पीपल की बात की, तो पीपल का ध्यान आप कैसे रखेंगे, उसके लिए है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हम MSME सेक्टर की बात करते हैं या छोटे बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं इंटरप्राइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब CSR तो हो गया कॉर्पोरेट के लिए, और छोटे व्यवसायी जो हैं हमारे,
उनके लिए ESR। ESR, हाँ, और ESR बोलते किस हैं। तरह से ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज की गेस्ट को हमारे साथ यहाँ मंच पर बुलाना चाहेंगे। आप दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, वो पिछले कई सालों से समाज के प्रारूप को सुंदर बना रही हैं। शुरुआत उन्होंने शिक्षा के एक क्षेत्र से की और आज वो हर सामाजिक कार्य के साथ खुद को जोड़ पा रही हैं। आपने हर बच्चे में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीज बोया है। हमारे साथ हैं हमारी आज की मेहमान, द एजुकेशनिस्ट कम फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर सुशी सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज धन्यवाद। तो सुशी जी, सबसे पहले यही बात मैं जानना चाहूँगी जो मेरे जहन में रह रहकर उमड़ रही है कि पहले आप शिक्षा के एक क्षेत्र से जुड़ी रही और उसके बाद अब अचानक से फिलैंथ्रोपी के दायरे में कैसे आना हुआ? आपने बिल्कुल दिल की बात कही है। मेरा ये मानना रहा है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो ये यूथ है, इसकी एनर्जी को अगर हम टैप करके अपने देश के डेवलपमेंटल वर्क में नहीं लगाएंगे तो कभी भी देश की जिस विकास की, जिस पेस की हम बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। इट हैज़ टू बी चैनलाइज्ड। जी, और चाहे किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम जब तक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ ना पढ़ाएं तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझ सकते हैं, ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने एक रिसर्च शुरू किया था, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो शुरुआत थी। उस शुरुआत के बाद हमने बच्चों को गांव ले जाना शुरू किया, उनको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दिखाना शुरू किया, और वो सफ़र और आज का दिन, जो बच्चे पढ़ाई में भी दिल नहीं लगाते थे, वो केवल इंडिविजुअली सोशली रिस्पॉन्सिबल ही नहीं बने, उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन याद करने के अलावा उन्हें ये समझ में आ गया कि कल को जब हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स बनेंगे तब हमें केवल एक चेक नहीं काटना है, फिलैंथ्रोपी नहीं करनी है। मैं आगे बढ़ाऊंगा आपकी बात को जी, कि जब आप जॉब लगती है आपकी, या जब आप कहीं पे अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या किया। मतलब समाज में आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने इंडिविजुअल के मॉरल्स हाई करने पड़ेंगे और उसके बाद आप अपने समाज के लिए भी सोचेंगे, तभी आप आगे बढ़ बहुत सकते बढ़िया हैं। बात कही आपने। यहाँ पे मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम लोग गए थे इंडस्ट्रीज में, लोगों से हमने बात की। वी हैव फाउंड वन जेंटलमैन जिन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। कुछ कहना चाहते हैं, वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। जरूर। जब मैंने 1987 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक़्त IDBI बैंक ने एक स्कीम निकाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉलंटरली आगे आएँ मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, और वो उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूरी करें बिना किसी रेम्यूनरेशन के। तो मुझे याद है कि मैंने अपने आप को शिमला ऑफ IDBI मॉल रोड पे था, तो वहाँ मैंने एनरोल कराया था, और मैंने शुरू में उन लोगों को फ्री अपनी कंसल्टेंसी जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट थी वो दी, और बाद में जिन लोगों ने ग्रो किया वो मेरे क्लाइंट भी बने। क्या वाकई CSR या ESR एक व्यवसायी के लिए सिर्फ ओब्लिगेशन है या उससे कहीं आगे है? ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारी एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो एथिकल और मॉरल होने के साथ साथ यदि आप ये सब करते हैं तो आप अपना बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे सुशी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं इस तरह से कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो कॉर्पोरेट्स है वो फंड दे रहे हैं, लाइक बीइंग एन NGO हेड और लाइक यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑफ द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, आप कैसे इंश्योर करती हैं कि कोई एक फंड जब एक CSR से आ रहा है तो वो सही जगह पर जा रहा है, सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है? हाउ डू यू इंश्योर इट? देखिए, इसमें दो बहुत अहम मुद्दे हैं। आई थिंक सुनील जी उसके साथ अग्री करेंगे कि एक तो सिस्टम इन प्लेस, सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक सिस्टम बना हुआ हो, सिस्टम इन प्लेस हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही हो। पहले सिस्टम बनानी होती है, सिस्टम को देखना होता है सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं, कि जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं वो पहली बात
किस इलाके में किए गए हैं, किस एक्टिविटीज़ के लिए किया गया है, उसको कितने उनका शेड्यूल क्या है, कितने कितने महीनों में क्या क्या टारगेट रखे गए हैं, उसको इंश्योर करना पड़ता है। उसके दौरान वही जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग कहते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग कहते हैं, उन सबको सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं है। दूसरा कि वही इम्प्लीमेंटेशन वाली बात, इम्प्लीमेंटेशन फिर आप कैसे करा रहे हैं, या इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, एक हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी ट्रस्ट के साथ मिलके कर रहे हैं, किसी सोसाइटी को लेके कर रहे हैं, या हो सकता है हम दो कॉर्पोरेट मिलकर हम हैंड्स जॉइन करके हम खुद डायरेक्टली अपने फाउंडेशन के द्वारा करना चाहते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, पर सिस्टम इन प्लेस को देखने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी जो कॉर्पोरेट आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो आपके बिजनेस गोल्स हैं, उसके साथ आपकी ये ग्रेटर सोसाइटल नीड्स की अलाइनमेंट है कि नहीं है। एक सामंजस्य होना जरूरी है। अगर मैं एक एजुकेशन सोल्यूशन कंपनी के लिए काम करती हूँ, अगर इसका कोई फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की अलाइनमेंट होनी चाहिए कि इसका गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो सिस्टम ये इनका होना चाहिए, फाउंडेशन का सिस्टम ये होना चाहिए, ये क्वालिटी एजुकेशन जो ये प्रोवाइड करना चाहते हैं सोसाइटी को, ये फाउंडेशन उसी क्वालिटी एजुकेशन को अंडर प्रिविलेज्ड को किस तरीके से प्रोवाइड करे, जिसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड भी हो, और जो अंडर प्रिविलेज जो इसको आम तौर पर नहीं पा सकते हैं, वो उन तक कैसे पहुंचे। जी, यहाँ पे सुनील जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं इस तरह से कि फंडिंग आई, उस पर आपने एक चेक भी रखा, आप देख रहे हैं यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक छोटे उद्योग से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँ। हम उसमें जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे इंश्योर करें कि मैं कितना फंड एलोकेट कर सकता हूँ फॉर ESR बेसिकली, ये जो एक असेसमेंट है वो किस तरह किया जाए? देखिए, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपने खुद अपनी असेसमेंट करके देखना है कि आपकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, और उस प्रॉफिटेबिलिटी में से कितना पोर्शन आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना चाहते हैं। यदि हम कानून की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ प्रोविजंस आए हैं, जिसके तहत जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर होता है, उसको अपना एवरेज प्रॉफिट का 2% CSR में देना होता है। ओके। एंड टर्नओवर जब 1000 करोड़ हो, टर्नओवर बड़े बिजनेसमैन के लिए टर्नओवर है कि अगर आपकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन नेट प्रॉफिट की कंडीशन क्योंकि 5 करोड़ छोटे वाले भी कर सकते हैं, तो छोटे वाले भी उसमें आ गए। MSME भी आ गया, क्योंकि 5 करोड़ तो सबकी होती है। तो 5 करोड़ तो उनको ये देखना है कि 2 तो रखना, अगर उनका उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो 2% करना है। लेकिन मैं कहता हूँ उस क्राइटेरिया की परवाही नहीं करनी। मैं शुरू से मानना मेरा है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिजनेस को क्योंकि सस्टेन करने के लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो और इसके अलावा यदि आप ये करते हैं तो आपका बिजनेस में आपकी टर्नओवर भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ती है। ओह माय गॉड। और ये मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स हम सभी लोग जानना चाहेंगे कि कैसे CSR एक्टिविटी करने से या ESR एक्टिविटी करने से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। कैसे जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। India is one of the prime destinations for foreign investment. It's a very good idea. I think it can only help to improve the already strong relationship between Indian businesses and those from Europe. This is very good initiative. It will go a long way in developing relationship in India and European countries. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज। आपसे सर ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति, कोई व्यवसायी CSR के साथ या ESR के साथ अपने आप को जोड़ता है तो उसका बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो करने लग जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। जब आदमी CSR और ESR करता है तो उसको कैपिटल के लिए इजी एक्सेस हो जाती है। मतलब कि उसको लोन मिलना और वेंचर कैपिटलिस्ट मिलना और इक्विटी कैपिटल मिलना आसान हो जाता है। ओके। क्योंकि जब भी कोई पैसा लगाता है तो वो ये देखता है कि ये CSR और ESR पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। इससे उसकी एथिकल वैल्यू पता लगती है बिजनेस की। तो यदि हम ESR और CSR कर रहे होते हैं तो हमारी इजी एक्सेस टू कैपिटल है।
मतलब अगर आपको कैपिटल आसानी से मिल गई तो बिजनेस बढ़ गया। इन केस पहले प्रॉफिट को मैं इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगी कि जैसे आप शिल्पा, ये कप है, अगर इस कप के ऊपर मुझे ये लिखा हुआ मिल जाता है कि इसका 2% प्रोसीड एक उस एनजीओ को जा रहा है जो फिजिकली डिसेबल्ड, और ये बना हुआ ही भी उस संस्था के द्वारा है जो जहाँ फिजिकली डिसेबल्ड या मेंटली चैलेंज बच्चों को देखा जाता है, तो शायद मैं 10 रुपये ज़्यादा देकर भी ये कप खरीदना चाहूँगी। ये एक बहुत बड़ा जो इन्होंने ये कहा कि भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हम हर उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं जहाँ हमें लगता है कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई संस्था है। बिल्कुल। मिसेस सिंह ने बहुत अच्छा बताया, इसे हम बोलते हैं ब्रांड। हमारा ब्रांड पड़ता है। जब हम कुछ करते हैं तो जो पब्लिक है उसको परसेप्शन चेंज होता है। तो जैसा मैडम ने जो एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इससे हमारा ब्रांड बड़ा होता है। हमें अगर 3 चीज लेनी है, उसमें से एक हमें पता लगता है कि ये CSR बहुत अच्छा करता है, तो हम बोलेंगे इसकी लेंगे। बिल्कुल। जब ब्रांड बड़ा हो गया तो मार्केटिंग बढ़ गई, मार्केटिंग बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो टॉप लाइन भी बढ़ी, बॉटम लाइन भी बढ़ी। बिल्कुल। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज होगी, ग्लोबल मार्केट की एक्सेस इजी हो जाती है। कैसे? यदि ग्लोबल मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वहां तो ये कंपलसरी है। यदि आप ESR और CSR नहीं कर रहे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। और चौथा प्रॉफिट, अगर मान लीजिए ग्लोबल सप्लाई चेन का इस्तेमाल करना है आपने, तो वो तभी हो सकता है जबकि आप CSR ESR कर रहे हैं। ओके। 5वां, यदि आप CSR ESR कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं, तो आपके अंदर एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो गई जी, एम्प्लॉय रिटेन होकर काम करेंगे, बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि मन से काम करेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो CSR जो मैं बोलता हूं बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का सबसे पहला जी और सबसे बड़ा पिलर है, सबसे मजबूत पिलर है। यदि आप ये करते हैं तो आपका प्रॉफिट और आपकी टर्नओवर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं यदि आप ठीक से CSR और ESR करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही एंड आई होप हमारे जितने भी खास तौर पे MSME सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे व्यवसायी हैं, जो हमेशा शायद ये सोचते थे कि अगर CSR हमारे लिए शायद एक ओब्लिगेशन है करना, तो अब शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है क्योंकि आपका CSR या आपका ESR अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ग्रोथ देगा। सुश्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप इतने सारे कॉज के साथ जुड़ी हुई हैं, जब हम आपसे बात करते हैं एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, तो आपको क्या लगता है कि CSR का जो फंडिंग आता है या ESR से जो फंडिंग आता है, समाज में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिस पे इसे सबसे ज़्यादा खर्च होना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन वहाँ होना ज़रूरी है? देखिए, जो हमारे रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके वजह से ईयर 2030 तक आते आते हमारा देश दुनिया के ग्लोब के ऊपर सबसे ज़्यादा यंगेस्ट नेशन में गिना जाएगा। और जहाँ की हर चौथा 4 में से 1 स्टूडेंट, और कह लीजिए जो हायर एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन करके जो बाहर निकलेगा कोई भी पूरे वर्ल्ड में, वो एक इंडियन होगा हायर एजुकेशन सिस्टम से। ऐसी स्थिति में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत रिच है हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे एजुकेटेड होंगे, लेकिन अभी समस्या यह है कि 57% हमारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड। सो अगर हम अनएम्प्लॉयड होने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम और इसमें मिसप्लेस्ड फोकस की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बिना हमारे जो फास्ट पेस इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम उसके बिना हम सोच नहीं सकेंगे। जबकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शिक्षा एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा दोनों को इंटीग्रेटेड वे में अगर हम उस पर हम ज्यादा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि CSR के लिए वो अभी के स्थिति में, अभी इस डिकेड में, इस दशक में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जी सुनील जी, आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि CSR का जब आपको एक क्रेडेंशियल मिलता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आता है। लेकिन ये पहचाना कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कैसे पहचानूं कि क्या मैं CSR सही कर रही हूँ या ESR सही कर रही हूँ, या मुझे वो क्रेडिट रेटिंग कहाँ से मिलेगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अब मान लीजिए मैंने बोला कि ग्लोबल एक्सेस मिल जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, कैसे पता लगेगा उन्हें? US में आदमी बैठा है, उसे आपने CSR किया कि नहीं किया, कैसे बिलीव करेगा वो? उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग CSR एक्टिविटी के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट देती हैं।
अच्छा। हाँ, आपने जैसे ही किया, आप उन्हें इनवाइट करें, वो आगे देखेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट सब जगह चलेगा। इसका मतलब CSR एक्टिविटी, इस CSR एक्टिविटी में आपने अच्छा काम किया। Very nice. ऐसे ISO भी है इसके लिए। इसके लिए भी ISO? इसके लिए भी ISO SR है। ओके, ISO SR। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए हमारे बहुत सारे कोड हैं जो कि जिस तरह की CSR एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पे ही जितने प्रॉफिट मैंने आपको बताए थे सब मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हम लोग इस तरह की एजेंसीज की बात करते हैं कि ये जो हमारी मानक संस्थाएं हैं ये हमें क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगी, तो एक व्यवसाय ये कैसे पहचाने कि अगर इतनी मानक संस्थाएं हैं तो वो कौन सी मानक संस्था को? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या CSR एक्टिविटी कर रहे हैं। CSR एक्टिविटी के हिसाब से सर्टिफाइंग मानक एजेंसीज हैं। तो आपको वो चूज करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि हम लोग गए थे लोगों के पास, उनसे बात की, कुछ ऐसे लोग जो CSR ESR में इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे लोग भी जिनको इससे फायदा हो रहा है। अच्छा लगा देखकर, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। हमने स्टार्ट किए थे खुशी के स्कूल। उस समय हमें कोई भी कॉरपोरेट से कोई सपोर्ट नहीं था। और 2012 से हमें इनिशियली 2010 से कहना चाहूँगी, हमारे साथ RBS रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जुड़ा। हम बहुत सारी कंपनियों के पास गए, हमने प्रोग्राम्स को बताया और हमने अपने पूरे शेड्यूल, अपने सिलेबस को शेयर किया उनके साथ। तो बहुत सारे कॉरपोरेट हैं, जैसे मैं कहूँगी MGF है, VLCC है, RBS है, डिलाइट है। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपनी CSR एक्टिविटीज़ में ये एक पार्ट बनाया है जो कि एक स्कूल को अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली लोग आगे आ रहे हैं, हर तरह से लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खुशी लगभग 2003 में शुरू हुई थी कभी जी, और ये बोल रहे हैं 2010 और 2012 तक इनके साथ कोई कॉर्पोरेट नहीं था। तो मतलब लगभग 7-8 साल खुद से सर्वाइव किया है। तो ये बहुत जरूरी है। यदि कोई NGO खुलती है या कोई NGO बनाता है और वो ये उम्मीद करता है कि मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ESR इन सब के तहत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और मैं एक्टिविटी करूंगा, तो बिल्कुल गलतफहमी में है। बिल्कुल गलतफहमी। क्योंकि CSR और ESR में आदमी पैसा दे ही नहीं सकता उस NGO को जिसका 3 साल की वर्किंग ना देख ले जी। ये मैंडेटेड है, तो ये तो मैंडेटरी है, तो फिर वो तो मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसी NGO जो खुद काम करें, आपको फंड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं, उनसे फंड जनरेट करें। खुद जो मिलके बना रहे हैं वो अपना फंड डालें, अपना कुछ श्रम डालें, लोगों को इकट्ठा करें, एक्टिविटीज करें जी, और लोगों की जिंदगियां बदलें। जिन लोगों के साथ वो इन्वॉल्व हैं उनकी भी, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी भी, फिर कॉर्पोरेट अपने आप उनके पास आएगा, उन्हें नहीं जाना। जी, इसमें मैं आपको एक बात जोड़ना चाहूँगी, बिल्कुल आपको लेटेस्ट बात बता रही हूँ। 19 तारीख को ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जयंत सिन्हा जी ने ये इस बात को कोट किया और स्पेसिफिकली इनका कोटेबल कोट में ये बात कही कि NGOs को रिफ्यूज कर देना चाहिए उस कॉर्पोरेट को जो पैसे केवल देने की बात करता है। पैसा दे दिया, हाँ झाड़ लिया, भाई तुम करो। NGOs को, हर एक उस NGO को कॉर्पोरेट से पहली बात जो डिमांड करनी चाहिए वो ये कि मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग में मुझे हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो कि मैं उस स्थिति तक पहुंच जाऊं कि जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हायर हैं, मैं नहीं कर सकता, तो मेरी मदद करो कि मेरी इतनी कैपेसिटी हो जाए कि मैं उस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकूं। तो और हर कॉर्पोरेट के पास इतनी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हमारी सरकार या फिर हमारे साथ जो कॉर्पोरेट्स जुड़ रहे हैं उन सभी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो समाज में किसी को खाना पका पकाया खिलाने की बजाय उन्हें खाना बनाना सिखा दें। ये सबसे बड़ा सपोर्ट हो सकता है। सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए है। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। So there's a very incredible phone in the market right now. I love to spend on branded bags. I really want to spend on watches. Good clothes. I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. Lot of stores. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते और महंगी बेल्ट पहनने का बड़ा शौक है। I'm currently working with an MNC. My father, my brother-in-law. Pocket money. I will ask my boyfriend. My elder brother. I was working for past 1 year, so I've had a habit of saving. It is coming. आ रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। अब जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम हर बार आपका एक बिजनेस मंत्र लेते हैं हमारे पूरे एमएसएमई सेक्टर के लिए। आज के लिए आप उन्हें क्या बिजनेस मंत्र देना चाहेंगे? द रिजल्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी आर ऑलवेज बियॉन्ड कैलकुलेशंस। यदि आप कुछ आदमियों की जिंदगी बदलते हैं तो वो इन टर्न कितनों की बदलेंगे उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो बस आप फिलैंथ्रोपी शुरू कीजिए जी, तो बस शुरुआत करने की देर है। और वैसे भी हमेशा इस बात को कहा जाता है कि अगर हमें ईश्वर वो नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उससे और कुछ अच्छा सोचा हुआ है जो वो हमें देना चाहते हैं। खैर, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम के ऐसे सेगमेंट में आ गए हैं जहाँ पर हमारे पास गेस्ट के लिए कुछ खास होता है, तो आज क्योंकि हमारी मेहमान सुशी जी हैं तो हम आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? सुनील जी मेरी मदद कर दीजिएगा। हम एक टीम है। गोइंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता चलता है कि आपके जूनियर ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रिसीव किया हुआ फंड एक एलोकेटेड एक्टिविटी में नहीं खर्च किया है बल्कि उन्होंने खर्च किया है एक दूसरे CSR एक्टिविटी के लिए जो कि एक चैरिटेबल एक्टिविटी है, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं उनको इग्नोर कर दूंगी। इग्नोर कर देंगे? Is it right? मैडम की बात बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने ये सुन लिया कि वो चैरिटेबल में लगा। चैरिटेबल में लगा। तो चैरिटी का चैरिटेबल में लगाया, ठीक है। लेकिन आजकल जो ट्रांसपेरेंसी आ गई है और आजकल हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि जो CSR में देता है वो ये चाहता है कि जो मैंने एक्टिविटी में दिया उसी में खर्च करते हो तो ही आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। मैंने यही सोचा, मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि हम उस एक्टिविटी को हम किसी न किसी तरीके से अपनी पहली एक्टिविटी के साथ जोड़ लेंगे। आप क्या कहते हैं, CSR एक फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी है? यस और नो? नो। नो? मैं तो कहता ही हूँ फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी नहीं है, आपके बिजनेस बढ़ाने का जरिया है। बिल्कुल। It's not only philanthropic activity, it is much beyond it. Much beyond it. हाँ, ये बल्कि ये ऐसा सवाल है जो मेरे जहन में बहुत बार उठता है कि जब हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो मेनली वो लोग अपनी NGOs बनाकर उसी के लिए CSR एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक सही अप्रोच है या गलत अप्रोच है? Yes. It is right. Yes. You feel that? आपकी एक्सपर्टीज है एक इलाके, एक एरिया में, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर की कोई कंपनी है, एजुकेशन सोल्यूशन से रिलेटेड काम कर रही है, तो आपकी वही वाली बात है, जो घर में जो रिसोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट अगर उस फील्ड से निकलकर बाहर अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करें, मेरे पास सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एज एम्प्लॉय एंगेजमेंट उस चीज को हम बड़े अच्छे से सस्टेनेबल बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहे हैं, उसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू से कि आपने बहुत अच्छे से गेम खेला, जितना आप डर रहे थे उतना डरने की जरूरत नहीं थी, बहुत अच्छे से खेला। आई एम अ शूटर एज वेल, बाय द वे, आई एम अ नेशनल लेवल शूटर। ओके, दैट इज व्हाई यू हैव गॉट योर टारगेट राइट। आपने बहुत अच्छा खेला और बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट है। आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन आवर शो। बहुत अच्छा आप लोगों ने हमारे जो पूरा MSME सेक्टर है, आई होप दे हैव गॉट ऑल देयर आंसर्स रिलेटिंग टू द CSR। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशी सिंह, थैंक यू सो मच मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन बदलते वक्त के साथ हम सभी की परसेप्शन शायद चेंज हो गई है, हमने ये मानना बंद कर दिया है। लेकिन हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि नेकी करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, तो वही तूफानों में कश्तियाँ बनकर साथ देगी कभी। बात चाहे व्यक्तिगत हो या आपके अपने व्यवसाय की, नेकी कभी नहीं डूबती। ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू टेक योर लीव। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे। शिल्पा भावना को इजाज़त दीजिए और बने रहिए हमेशा हमारे साथ ऑन बिग बिजनेस आइडियाज़। जय हिंद। Big Business Ideas.